दोस्तों, हम जयशंकर प्रसाद के साहित्य पर बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 और उनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। कोई बहुत ज़्यादा ज़िंदगी नहीं जिए, कोई ज़्यादा लंबा समय वो नहीं रहे, लेकिन उनकी रचनात्मकता, उनका काम सच में हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ी ख्याति है। आचार्य शुक्ल ने भी अपने इतिहास में उन पर विस्तार से विचार किया है। उनकी रचनात्मकता के कई पड़ाव हैं। शुरुआत का दौर उनका अलग तरह का है, लेकिन अंतिम जो 1936 में उनका अंतिम महाकाव्य कामायनी आता है, और कामायनी तक पहुँचते पहुँचते प्रसाद की रचनात्मकता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचती है और कामायनी आधुनिक काल का एक महान महाकाव्य के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें मन, हृदय और बुद्धि तीनों के संगम के माध्यम से उस आदिम कहानी को एक आधुनिक कहानी में तब्दील करने का काम वो करते हैं। हम प्रसाद के जीवन संदर्भ, उनकी रचनात्मकता के माध्यम से उनको समझने की कोशिश करेंगे कि एक सामान्य रचनाकार जो एक सामान्य पृष्ठभूमि से आता है, कायस्थ जाति से थे, और किस तरह से उनका जो पारिवारिक पेशा था बिजनेस करना, और परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो गया, किस प्रकार से कर्जा चढ़ गया और पिता अचानक चले गए तो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। उसके बावजूद भी वो किस प्रकार से साहित्यिक दुनिया में उनका हृदय रमता रहा और सारी उम्र वो हमेशा पढ़ते लिखते रहे, और अंतिम में उनको क्षय रोग हो गया, और उस पीड़ा और दर्द के अंदर ही वो बहुत जल्दी प्रेमचंद की तरह इस दुनिया से चले गए। वो ज़माना था कि लोगों के पास संसाधन सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, और अभाव में जीते हुए भी किस प्रकार से वो अपने काम में लगे रहते थे। तो इस प्रकार के बहुत सारे पड़ाव उनके जीवन में आते हैं, और प्रसाद के काव्य विकास को देखते हुए आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है कि चित्रधार उनका पहला काव्य संग्रह है और कामायनी उनका अंतिम शिखर कृति। आरंभिक कृतियों के देखते हुए कामायनी उनकी लंबी छलांग मालूम पड़ती है। यदि उनके विवेचन में उनके नाटक, उपन्यास, कहानियों आदि को समाविष्ट कर लिया जाए तो उस काल के समस्त रचनाकारों में उनका व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है। ये बच्चन सिंह अपने इतिहास में लिख रहे हैं, हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में बच्चन सिंह लिख रहे हैं कि वो सिर्फ कविता ही नहीं बल्कि कहानी, उपन्यास और नाटक, अगर उनके संपूर्ण साहित्य को अगर हम देखेंगे तो प्रसाद के मुकाबले का कोई रचनाकार हमें उस काल में नहीं मिलेगा। वो इतिहास के उस अनंत काल तक जाते हैं, साहित्य की उन धाराओं में, उन कल्पनाओं में प्रवेश करते हैं, और वहाँ से कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, विचार सब कुछ लेके आते हैं, दर्शन। और उनकी दार्शनिकता कोई घिसी पिटी और समय की धाराओं से परे नहीं है, बल्कि वो समय की धाराओं और समय की वास्तविकताओं के सवालों से टकराती हुई, उनका सामना करती हुई वास्तविकता है। इसलिए प्रसाद के लहर, आंसू, कामायनी और उनकी जो रचनात्मकता है वो धीरे धीरे कह सकते हैं कि पड़ाव के साथ आगे बढ़ने लगती है, और उसमें एक चेतना है अपने युगीन की, जो नामवर सिंह कहते हैं कि छायावाद क्या है, राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, जो एक तरफ तो ब्रिटिश हुकूमत से अपनी गुलामी से आज़ादी चाहता है, और एक तरफ वो प्राचीन रूढ़ियों, समाज में व्याप्त जो प्राचीन रूढ़ियाँ हैं, जड़ताएँ हैं, उनसे भी अपने आप को मुक्त करना चाहता है। उसका जो क्रम है वो सिर्फ एक ही धारा में नहीं चल रहा है, बल्कि वो समाज को हर तरह से चेतना भरना चाहता है, उसको उस जड़ता से मुक्त करके उसको एक प्रगतिशील, आगे बढ़ते हुए समाज में तब्दील करने का एक प्रयास करता है, और लगातार उस जड़ता पर प्रहार करता है जो मनुष्य और मानवता की विरोधी है, जो स्त्री की विरोधी है, जो दलित की विरोधी है, जो उस समाज के कमज़ोर वर्ग को गुलामी की चेतना में जकड़े हुए हैं। इसलिए प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामी से लेकर सबको पढ़िए, आप चंद्रगुप्त को पढ़िए, वो यही बताते हैं बार बार, इतिहास के उस कोने में इसलिए लंबी यात्राएं करते हैं। हम कहते हैं कि इतिहास में क्या है, इतिहास में जाने की ज़रूरत क्या है। ध्रुव स्वामिनी जैसे पात्र को लेके आते हैं, और किस प्रकार से वो अपने उस जाहिल पति को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ चली जाती है, और कहती है कि तुम अगर मेरी रक्षा नहीं कर सकता है तो तुम साम्राज्य क्या बचाएगा। एक स्त्री का स्वाभिमान किसी भी पुरुष या किसी भी इंसान के स्वाभिमान से कम कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे पात्र लेके आते हैं वो, और लगातार उनकी यात्राएं चलती रहती है।
कामायनी लिखने के पीछे का पर्पस हो, चाहे उनका कंकाल उपन्यास हो, इरावती हो, उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत है। एक रचनाकार गुंडा कहानी पढ़ी है उनकी। एक रचनाकार की कल्पना, उसका लोक, वो कैसे भारतीय समाज की उस चेतना को फिर से समझे कि पुनर्जीवित कर रहा है। अद्भुत कला है उसके अंदर। किंतु प्रसाद को छायावाद स्वच्छंदवादी काव्य का प्रवर्तन करना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है। प्रसाद निराला पंत और लगभग एक समय लिखना प्रारंभ किया। किसी कवि को थोड़ा पहले जन्म लेने मात्र से वो काव्य आंदोलन का प्रवर्तक नहीं हो सकता। इसे विशिष्ट कालखंड का उत्पादन मानना चाहिए। आधुनिक काल के विकास क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो नवजागरण की फलश्रुति है। प्रसाद का आंसू उनकी पहली छायावादी कृति है, सन 25 में प्रकाशित हुई। इससे पहले निराला की अनामिका 23 में और पंत का पल्लव 26 में प्रकाशित होता है। तो ठीक है, प्रवर्तक कौन था नहीं था वो अलग विषय, उससे कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं हो। प्रसाद के काव्य विकास की जो मंदता दिखती है उसके मूल में उनकी अपनी पारिवारिक परिस्थिति और काशी का साहित्यिक परिवेश था। समझिए कि वो काशी में पैदा हुए थे। आप कह सकते हैं काशी जो जिसको बनारस कहते हैं आजकल, वाराणसी कहते हैं, जो प्राचीन ज्ञान की नगरी और मुक्ति की नगरी मानी जाती है, जहाँ का जीवन बड़ा ही अजीब तरह का माहौल, गांजा भांग सब कुछ, नशा सब कुछ चलता है वहाँ पे। और उनके पिता साहू जी थे और बड़े पितामह थे, और पिता की मृत्यु के बाद परिवार पर ऋण हो गया था। ऋण मुक्त होने के लिए उनको बड़ा काम करना पड़ा। स्कूली शिक्षा भी न पा सके वे, और वो बहियों में हिसाब किताब में जूझते रहे सारी उम्र। लेकिन फिर भी उन पर फारसी नाटक की जो परंपरा, देखिए एक समझिए हमेशा कि उस दौर में एक फारसी नाटक की परंपरा हुआ करती थी जिसमें बड़ा हास्य रस था, बड़ा पूर्णता थी। लेकिन वो क्योंकि उस जमाने में मनोरंजन के साधन समाज में बहुत कम थे, तो जब मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे तो उस समय वही फारसी नाटक की परंपरा, फिर बाद में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने नाटक की कंपनियां लेके आए, लेकिन उसमें भारतीय सामान्य नागरिक का प्रवेश वर्जित था, इसलिए वो ज़्यादा चल नहीं पाए हिंदुस्तान में। लेकिन ये फारसी की जो नाटक परंपरा थी वो जन सामान्य तक थी, और इसका बड़ा प्रचार प्रसार था एक ज़माने में उस दौर में। और बाद में हिंदी की जो नाटक परंपरा है उसका विकास भी वहीं से होता है, बहुत सारे सूत्र वहीं से लिए जाते हैं, तो इसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। और वो इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं, और उस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने खुद नाटक लिखे। नारी प्रभा मंडल के अंतर्गत था। स्वयं प्रसाद जी रत्नाकर के रसिक मंडल में सम्मिलित थे। उनकी दुकान देखिए, नाटक भी हुआ करते थे, उसमें जाते थे वो। प्रसाद सन 1910 में इंदू में लिखा कि हिंदी में प्राय श्रृंगार रस की कविता के सामने ऐसी कविता का अभाव है। यद्यपि अब कुछ कुछ इस लोगों ने इस फिर रुचि ली है, कहाँ तक फिरेगी, जबकि इसके सामने केवल श्रृंगार से भरे हुए नायिका भेद की क्रिया विदग्धता से अपनी क्रीड़ा दिखाया करेंगे। देखिए मैंने कहा ना कि वो एक रीतिकाल के जाने का समय भी था, तो सिर्फ नायिका भेद स्त्री के सौंदर्य में लगे हुए हैं, बस स्त्री की उसकी पूरी जो दैहिक संरचना है, उसका जो भी आप समझिए उसको, चाहे उसके स्तन हो, चाहे उसका चेहरा हो, चाहे उसकी यौनिकता हो, सब सुंदरता में सारे कवि वहीं तक सिमटे हुए थे। तो इसलिए प्रसाद कहते हैं कि हम समाज की तरफ कब जाएंगे, जीवन की वास्तविकताओं से कब टकराएंगे, और जब तक हम उनसे टकराएंगे नहीं तब तक हमारे सामने कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब समय दूर नहीं है जब सरस्वती नवल रूप धारण करके प्राकृतिक उषा को भी ले जावेगी। उसके लिए 1909 में उन्होंने हिंदू का प्रकाशन खुद वो पत्रिका निकालते देखिए। किंतु इस समय प्रसाद को जो कुछ लिख रहे थे उनका अवधारणाओं के मेल में नहीं था। वे ब्रज भाषा के कलाधर उपनाम से कविता लिख रहे थे। देखिए उनके ऊपर भी प्रभाव था ब्रज भाषा का, क्योंकि वो पूरा दौर ब्रज भाषा का था। तो उस समय उनके अंदर भी इतनी प्रौढ़ता नहीं आ पाई थी, चीज़ों को समझ रहे थे। तो समझने की प्रक्रिया में वो सारी चीज़ें शुरू में हर कोई रोमांटिक होता है, तो प्रसाद भी रोमांटिक थे, और रोमांटिकता उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में स्पष्ट नजर आती है, इसमें कहने की बात ही नहीं है। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो पढ़ने लगे, धीरे धीरे चीज़ों को जानने लगे, तो उनकी रचनात्मकता बढ़ने लगती है। फिर कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, करुणालय, सम्राट चंद्रगुप्त, मोरी छाया आदि लिखने लगते। चंपू का भी लिखा उन्होंने, और इस प्रकार से उनकी रचनात्मकता निरंतर चलने लगती है। और वो धीरे धीरे ब्रज भाषा के प्रभाव से मुक्त होकर के हिंदी खड़ी बोली में भी आधुनिक चेतना, आधुनिक विचार के साथ आते हैं। मैंने कहा ना, किसी प्रकार की रोमांटिक
की जो दुनिया है उससे बाहर निकल के वो समाज की वास्तविकता, उस दौर का आंदोलन, उस दौर की सामाजिक चेतना, दार्शनिकता, उन सारे सबको अपने युगीन अंतर द्वंद्वों के साथ टकराते हुए वो अपनी रचनात्मकता में प्रवेश करते हैं। यानी कि अब तक उनके अंदर धीरे धीरे प्रौढ़ता आने लगी थी, फिर झरना उनका प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार से रचना प्रकाशित होने का उनका दौर था। इसमें बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रकाशित होने लगती है। शुक्ल जी उनके बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, जिसको आप आचार्य शुक्ल के इतिहास में बड़े विस्तार से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं करेंगे हम, ठीक है। देखिए, वास्तव में प्रसाद के विकास का प्रथम चरण आंसू है। देखिए, हर किसी रचनाकार के, मैंने कहा कि उस जीवन में बहुत सारे फेज होते हैं, जहाँ वो कुछ चीज़ें एक समय के साथ लिखता है, फिर उसके अंदर कुछ परिवर्तन आता है, फिर कुछ और सीखता है, फिर उसके अंदर प्रौढ़ता आती है, उसकी दृष्टि खुलती है, उसके विचार बदलते हैं, उसकी सोच बदलती है, और वो कहीं व्यापक दुनिया में प्रवेश करता है, और वहाँ से वो ज्ञान के उस समुद्र की एक लंबी यात्रा शुरू करता है। तो इनके साथ भी ये होता है कि आंसू एक दौर था, वहाँ तक लिखते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे नाटक इसी बीच लिखते रहते हैं, तमाम चीज़ों से अपने आप को आप्लावित करते हैं और समाज के भीतर जाते हैं। इसका उल्लेख प्रसाद ने कई स्थानों पर किया है। आंसू के प्रथम संस्करण के आत्म संकोच और द्वितीय में आत्म प्रसार, इस प्रसार के रहस्य और विश्व मंगल का भी समावेश हुआ है। बोला कि शुरू में क्या होता है, बड़ा संकोच था, लेकिन संकोच से बाहर निकल के वो अपने आप को फिर खोलने लगते हैं, और जब खोलने लगते हैं उसी रचना में, तो वो रचना का विस्तार होने लगता है, और फिर वो चीज़ों को अलग तरह से देखने लगते हैं। इस आत्म प्रसार के रहस्य और विश्व मंगल का भी समावेश है। और आंसू की ज़मीन बहुत कुछ वैसी ही है जैसी कामायनी की है। प्रसाद इसे कामायनी के एक सर के रूप में रखना चाहते थे, किंतु बाद में इसे नहीं रखा। और आंसू कह रहे कि वो प्रसाद कामायनी का विस्तार था, वो चाहते थे कि उसका एक सर्ग उसमें रखे, लेकिन बाद में किसी कारण से वो उसमें रख नहीं पाए। आंसू मानवीय विरह काव्य, मतलब मनुष्य के आंसू आते हैं दुख में, सुख में, हर जगह, हर समय। तो वो एक मनुष्य की स्वाभाविकता और नेचुरलिटी भी है, और एक सहजता भी है। तो इसमें वो सारी चीज़ें वो बताते हैं। लेकिन शुक्ल जी सबका निचोड़ लेकर तुम सुखे सुखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू बनकर विश्व सदन में। वो कहते हैं कि मतलब कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि मतलब वो आंसू ही मनुष्य की संवेदना और उसकी वास्तविकता की अभिव्यक्ति किस हद तक कर सकते हैं, उसको वो बताने की कोशिश करते हैं। कि सबका निचोड़ लेकर तुम सुख के सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। वो कह रहे कि सबके जीवन का सूखापन निकाल के उसके भीतर एक समुद्र की तरफ हरा भरा कर दो, लहरायमान कर दो, गति पैदा करो उसके अंदर, और सबको एक विश्व कल्याण की भावना के साथ वो इस चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं। तो शुक्ल जी ने इसकी बड़ी व्याख्याएं की, उसमें बहुत सारे रहस्यवाद के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रचना कल्पना है, ऐसा है, वैसा है। शुक्ल जी की अपनी वो दृष्टिकोण है, तो उसको आप शुक्ल जी के इतिहास में पढ़ते रहिएगा। फिर उसके बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। उनकी रचनाओं में क्या क्या है, प्रेम परख है, सौंदर्य है, करुणा है, जागरण है, ऐतिहासिक प्रतिध्वनियों के संबंध है। शुक्ल जी इनके दो स्थूल कोटियों का बांटा है, मधुमय या रहस्यात्मक प्रगीत तथा जीवनोन्मुख प्रगीत। उनकी कविताओं को शुक्ल जी ने दो तरह से समझाएगी। एक कविता वो है जो उनकी मधुमास यानी प्रेम की कविताएं, एक जो रहस्य से भरी हुई, इसमें रहस्यात्मकता है, दार्शनिकता है, जिसको आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। जो जीवनोन्मुख है और जो जीवनोन्मुख है उसमें रहस्य भी नहीं थे। रहस्य जीवन की विराटता में ही अंतर्भुक्त है। इतिहास के खंड दृश्यों को छोड़ शेष में प्रसाद के ही शब्दों का हम इदम विलय अथवा इस इदम का अहम के अंतर्भाव है। वे दुख के संलग्न होते हुए आनंद में परिवर्तित होते हैं। इसे महात्मा गांधी की जीवन दर्शन के समानांतर ही देखा जा सकता है। गांधी जी के जीवन के दुख का बहुत महत्व दिया। वे कहते हैं कि प्रेम को कसौटी तपस्या है और तपस्या आत्मपीड़ा है। मूलभूत महत्व की वस्तुओं तर्कों द्वारा प्राप्त न होकर दुख सहकर प्राप्त की जाती है। इस दुख निष्कृति के लिए प्रसाद करुणा प्रसाद देखना चाहते हैं। इसी में उनका आत्म प्रसार भी है। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरों में। तो बस यही उनका दुख का प्रसार है। और गांधी जिस दौर के एक बड़े नेता थे, जन नेता थे, लोग नेता थे, तो उनका प्रभाव उस दौर के हर रचनाकार पर था। तो जाहिर सी बात है प्रसाद पर भी था। तो करुणा और दुख को सहने की बात, अपने आप को तपस्या और सेक्रीफाइस की जो विचारधारा है, जो विचार है, वो उसका प्रभाव प्रसाद के साहित्य पर भी, प्रसाद की रचनात्मकता में भी बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि मेरा अनुराग फैलने दो, उस दुनिया में मेरा ये जो राग है, मेरा मन का भाव पूरी दुनिया में फैलने दो, इसको संसार के साथ इसको एकालाप होने दो।
तभी तो मैं संसार के दुख को समझ पाऊंगा, संसार की पीड़ा को समझूंगा, और संसार की पीड़ा को समझूंगा तभी तो मैं संसार के साथ अपने आप को एकाकार कर पाऊंगा। तो ये एकाकार करने की भावना प्रसाद के यहाँ बहुत विस्तार के साथ आती है, और पूरा दार्शनिकता के साथ किस प्रकार से वो दर्शन को जीवन का अंग बनाते हैं और उस भारतीय परंपरा में पूरा लौटने लगते हैं पीछे पीछे, और भारतीय परंपरा के भी उस प्रगतिशील मूल्यों को लेके आते हैं, जड़ता को लेके नहीं आते हैं कभी भी। ठीक है, तो प्रसाद के ऊपर ये इतना ही है, और हम इसमें मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 बना देंगे ताकि प्रसाद को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और हमारे चैनल पर आकर घंटा जरूर दबाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए, और मस्त रहिए। शब्बा खैर।